नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 6 फरवरी 2023 दिन सोमवार। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। देश के लाखों श्याम भक्तों का खाटू श्याम मंदिर खुलने का इंतजार होने जा रहा है खत्म। अटेंडेंट, क्लर्क समेत कई पदों पर निकली भर्ती। योग्य उम्मीदवार जल्द करें आवेदन। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण के लिए मिलेगा एक और अवसर, बताएंगे पूरी खबर। सरपंचों के समर्थन में खुलकर सामने आए वीरेंद्र सिंह, खट्टर सरकार के लिए कही ये बड़ी बात। हरियाणा में अब इस दिन आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय कर्मचारियों को होली पर मिलेगी खुशखबरी, कितना बढ़ेगा डीए, जानिए पूरी खबर। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में हुआ बदलाव, अब पहले ली जाएगी ऑनलाइन परीक्षा। हरियाणा में इनेलो शुरू करेगी पदयात्रा। बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी बोले, हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से होंगे रूबरू। 4200 किलोमीटर चलेंगे। 10वीं 5वीं कर सकते हैं अप्लाई। बैंक, CISF सहित 10 विभागों में निकली भर्ती। और अब खबर विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा, दिल्ली, NCR में गुलाबी ठंड दिखा रही है रंग। इन जिलों में है बूंदाबांदी की संभावना। हरियाणा, NCR, दिल्ली में लगातार मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है और धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। संपूर्ण इलाके में सुबह और शाम गुलाबी ठंड अपने रंग दिखा रही है। आने वाले दिनों की बात करें तो पारे में और अधिक उछाल देखने को मिलेगा और दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जाएगा, जबकि हरियाणा, NCR, दिल्ली में रात्रि के तापमान में भी उछाल जारी है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मैदानी राज्यों में आंशिक बादलवाई केवल हरियाणा के पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर में उत्तरोत्तर हिस्से पर 7 व 8 फरवरी के दौरान केवल हल्की बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। शेष हरियाणा की बात करें तो शेष हरियाणा, NCR शुष्क बना रहेगा, केवल आंशिक बादलवाई और साथ ही 1 से 2 दिनों के दौरान तेज गति से हवाएं चलने की संभावना बन रही है। इसके बाद 11 फरवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना बन रही है। आने वाले दिनों में हरियाणा, NCR, दिल्ली में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा और तेज गति से हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। हरियाणा में OPS पर सियासी घमासान तेज। CM खट्टर ने कहा, इसको लागू करने से बर्बाद हो जाएंगे। हुड्डा बोले, जिन्होंने बहाल की वो हुए क्या। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस के पूर्व CM एवं प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया था कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाली करने से देश 2030 तक बर्बाद हो जाएगा। इस बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुटकी ली है। हुड्डा ने कहा कि सरकारी कर्मचारी काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। वहीं राजस्थान, पंजाब व हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। क्या वह बर्बाद हो गए हैं? पुरानी पेंशन स्कीम कर्मचारियों का हक है जो उन्हें मिलना ही चाहिए। आज इतनी महंगाई हो गई है। हुड्डा ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा। हरियाणा के आगामी बजट को लेकर हुड्डा ने कहा कि बजट से कोई उम्मीद नहीं है। केंद्र सरकार के बजट से भी कुछ नहीं था। हरियाणा के बजट में भी लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में हुआ बदलाव, अब पहले ली जाएगी ऑनलाइन परीक्षा। सेना ने 2023 में होने वाली अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया को परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब भर्ती दौड़ रैली से पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी CEE देनी होगी। जो भी उम्मीदवार न्यूनतम कट ऑफ सूची में आएंगे, केवल उन्हीं को ही अगले चरण की दौड़ रैली में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल सेना में 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। इन सब की भर्ती नई प्रक्रिया के अंतर्गत की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक अग्निवीरों की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले संयुक्त प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा। इसके बाद फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा देश में लगभग 200 से ज्यादा केंद्रों पर कराई जाएगी। इसके लिए सेना ने सारी तैयारियां कर ली हैं। सरपंचों को मनाने की तैयारी में जुटी खट्टर सरकार। 8 फरवरी को सूरजकुंड मेले में बुलाई विधायक दल की बैठक। टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर प्रदेश भर में सरपंचों के विरोध प्रदर्शन का दबाव झेल रही खट्टर सरकार ने अब इसके समाधान के लिए रणनीति बनाने की तैयारी कर ली है। लंबे समय से चले आ रहे इस टकराव को खत्म करने के लिए CM मनोहर लाल खट्टर ने सूरजकुंड मेले में 8 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है। सभी विधायकों को बैठक के लिए सूचना भेज दी गई है। इससे पहले 7 फरवरी को CM मनोहर लाल खट्टर के चंडीगढ़ आवास स्थल पर एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी मंत्रियों के अलावा वित्त विभाग के अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बता दें कि हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में टेंडरिंग प्रणाली को लागू किया है, जिसका सरपंच जमकर विरोध कर रहे हैं। सरपंचों को मनाने के लिए सरकार द्वारा बैठकें आयोजित की गई थी, लेकिन विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि रविदास जयंती समारोह में नरवाना पहुंचे CM मनोहर लाल खट्टर को भी सरपंचों को विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में सरपंचों के विरोध को खत्म करने के लिए CM मनोहर लाल खट्टर ने सूरजकुंड मेले में विधायक दल की बैठक आयोजित करने का एक बड़ा फैसला लिया है। इस बैठक में सरपंचों द्वारा किए जा रहे विरोध का समाधान निकालने पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। ACHS हिसार जॉब्स अपडेट।
अटेंडेंट क्लर्क समेत कई पदों पर निकली भर्ती, योग्य उम्मीदवार जल्द करें आवेदन। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS स्टेशन हिसार ने सफाई वाला, अटेंडेंट क्लर्क और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनके उपलब्ध न होने पर सिविलियन आवेदकों को नियुक्त किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 16 फरवरी 2023 तय की गई है। इंटरव्यू की तिथि 20 से 25 मार्च 2023 होगी। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो स्टेशन मुख्यालय हिसार, मिलिट्री स्टेशन हिसार आयोजित किया गया है। ड्राइवर के लिए आवेदक 8वीं पास होने चाहिए, तो वहीं चौकीदार के पदों के लिए भी आवेदक 8वीं पास ही होनी चाहिए। वहीं फीमेल अटेंडेंट या सफाई वाला पदों के लिए उम्मीदवार पढ़ना लिखना जानता हो। इन सभी पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क तय नहीं किया गया है। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। हरियाणा में अब इस दिन आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी संगठन को करेंगे मजबूत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा का दौरा करेंगे। वह 14 फरवरी को मधुबन में होने वाले हरियाणा बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संगठन की बैठक में पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उनका हरियाणा में 1 दिवसीय दौरा होगा। सोनीपत जिले के गोहाना स्थित सब्जी मंडी में जन उत्थान रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंच पाए थे। खराब मौसम के कारण उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनका दौरा रद्द होने की जानकारी दी थी। साथ ही दौरे के दौरान अमित शाह हाल ही में 2 चरणों में हरियाणा में हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हुए नुकसान की निगरानी करने आएंगे। वे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलेंगे और उन्हें 2024 के चुनाव में फोकस करने का मंत्र देंगे। हरियाणा में इस समय सभी 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। सरपंचों के समर्थन में खुलकर सामने आए वीरेंद्र सिंह, खट्टर सरकार के लिए कह दिए बड़ी बात। हरियाणा में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर खट्टर सरकार का विरोध कर रहे प्रदेश भर के सरपंचों के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री खुलकर सामने आ गए हैं। एक तरफ सीएम मनोहर लाल खट्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे सरपंचों को 31 मार्च तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दे चुके हैं, तो वहीं इस बयान के बाद सरकार के प्रति सरपंचों की नाराजगी और बढ़ गई है। केंद्र की बीजेपी सरकार में इस्पात मंत्री रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने विरोध कर सरपंचों का समर्थन करते हुए कहा है कि जब छोटी सरकार के अधिकारी छीन लिए गए हैं तो फिर छोटी सरकार का क्या औचित रह गया है। अगर सरपंचों से पावर ही छीन ली है तो उनके पद का क्या मतलब रह गया है। 2 लाख रुपए के अधिकार में सरपंच गांव के विकास कार्य नहीं करवा सकते। यही नहीं, उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में सरपंचों से ऊपर के पदों पर बैठे हुए अधिकारियों को लेकर भी ये बड़ी बात कहते हुए कहा और साथ ही जोरदार निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरपंचों के सिर के ऊपर ग्राम सचिव, पंचायत अफसर, BDPO बैठे हैं। क्या वे सब लोग दूध के धुले हुए हैं? उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि क्या चल रहा है, इसलिए इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और सरपंचों को और अधिक पावर देते हुए ग्रामीण विकास की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों को होली पर मिलेगी खुशखबरी, कितना बढ़ेगा DA, जानिए पूरी डिटेल। महंगाई भत्ता यानी DA बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। केंद्र की मोदी सरकार होली तक DA पर एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। इस साल होली का त्योहार 8 मार्च को है और इससे पहले मोदी सरकार कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ते को मंजूरी दे सकती है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को 6 माही आधार पर 2 बार महंगाई भत्ता मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है। फिलहाल पहली 6 माही यानी कि जनवरी से लेकर जून तक के भत्ते पर फैसला लिया जाएगा। मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक मोदी सरकार महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। बीते साल सितंबर में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी और तब DA 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया था। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोविड काल के दौरान फ्रीज किए गए DA का 18 महीने का एरियर देने से इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार के अधीन करीब 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स आते हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ साथ पेंशनर के महंगाई भत्ते पर भी निर्णय ले सकती है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण के लिए मिलेगा एक और अवसर, जानिए विस्तार से यहाँ। सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। जिन किसानों ने किसी वजह से पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण नहीं कराया है, ऐसे किसान पोर्टल खुलते ही अपनी फसल का पंजीकरण अवश्य करा लें, जिससे उन्हें फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। झज्जर के DC ने कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने के उपरांत ही किसान कृषि संबंधित अनुदान योजनाओं का लाभ ले सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण अवश्य करवा लेना चाहिए। DC ने कहा है कि किसानों को चाहिए कि यदि वे अपने खेत को खाली छोड़ रहे हैं
तब भी कोई फसल नहीं का पंजीकरण अवश्य करवा लें, जिससे कोई अन्य व्यक्ति उनकी जमीन का पंजीकरण करवाकर लाभ न ले सके। किसान इसके साथ ही पोर्टल पर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना व मौसम की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान के लिए भी इस पोर्टल पर ई क्षति का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो संबंधित कृषि विकास अधिकारी से अवश्य संपर्क करें। HCS पदों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में, जल्द हरियाणा को मिलेंगे 48 अफसर, 70 पोस्टें विभागों में चल रही हैं खाली। हरियाणा सिविल सेवा यानी HCS के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रक्रिया के पूरे होते ही राज्य को 48 नए अफसर मिल जाएंगे। हरियाणा में HCS के 307 पद स्वीकृत हैं। हालांकि अभी सरकारी विभागों में 70 HCS के पद खाली चल रहे हैं। रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया सरकार ने 2021 में प्रारंभ की थी। हरियाणा के विभागों में अभी भी 237 HCS अधिकारी हैं। 48 नए अफसरों की नियुक्ति के साथ ही इनकी संख्या 285 पहुंच जाएगी। अधिकारियों की कमी होने के कारण विभागों में काम देरी से हो रहा है। साथ ही अधिकारियों को सरकार की ओर से अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। 20,000 वैकेंसी, 1,40,000 तक मिलेगी सैलरी। बैंक, CISF सहित 10 विभागों में भर्तियां, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप बेरोजगार हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं तो अगले 30 दिनों में आपके पास 20,000 से ज्यादा पदों पर जॉब के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इन जॉब में आप 10,000 से लेकर 1,42,000 तक सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब UPSC, बैंक और CISF जैसे 10 बड़े विभागों में निकली हुई है। इसके लिए कैंडिडेट को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 250, CISF में 451, शिक्षा विभाग राजस्थान में 9,712, UPSC में 1,105, राजस्थान होमगार्ड में 3,842, भारतीय पशुपालन निगम में 2,526, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 72, हाईकोर्ट में 550, वन विभाग में 2,112 और वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स में 135 पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। रोहतक में सांसद ने बीजेपी पर साधा निशाना। सुशील गुप्ता बोले, राष्ट्रवाद व देश के नाम पर अडानी के घोटालों को दबा रही है भाजपा सरकार। हरियाणा के रोहतक में पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने अडानी को लेकर कहा कि पूरे देश में बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला हुआ है, जबकि आज हरियाणा के मंत्री व पूरी भाजपा राष्ट्रवाद व देश के नाम पर इस घोटाले को दबाने का प्रयास कर रही है। निवेशकों के करीब 11.5 करोड़ शेयर बाजार में लगे हुए हैं, जबकि विदेशी कंपनी में घोटाले का खुलासा किया तो भाजपाइयों ने उसको अनदेखा किया और देश की सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। क्या देश की सुरक्षा एजेंसियों पर प्रधानमंत्री ऑफिस का दबाव था? उन्होंने कहा कि अडानी 8 साल पहले 37,000 करोड़ का व्यक्ति था, जो आज कई लाख करोड़ रुपए का हो गया है। 230 गुना उनकी संपत्ति बढ़ गई है, जो आज तक इतनी जल्दी किसी की संपत्ति नहीं बढ़ी। निवेशकों के पैसे डूब गए, उनका ट्रैक रिपोर्ट खराब था, तो इतने रुपए भी क्यों निवेश करवाए गए और यह फ्रॉड करवाया गया। भाजपा राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। अडानी विश्व के टॉप 2 में पहुंच गया, जबकि देश में टैक्स भरने वाले टॉप 15 में भी शामिल नहीं है। ऐसे में वे इतने अमीर कैसे हो गए? अगर संपत्ति बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता है, लेकिन अडानी के पास ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान के पास नहीं बचा डॉलर, बंद हुई सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, बड़ी बर्बादी की तरफ बढ़ा देश। आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और आने वाले 1 से 2 दिन में और बढ़ने वाली हैं। डॉलर की कमी के चलते यहाँ की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों रुपए की कीमत में ऐतिहासिक तौर पर गिरावट हुई। इससे कच्चे तेल की आयात की क्षमता पर खासा असर पड़ा है। ऐसे में मुश्किल फैसला लेना पड़ गया है। रिफाइनरी में कच्चा तेल नहीं बचा है। यहाँ पर पेट्रोलियम, डीजल, भट्टी के तेल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों को रिफाइन करने का काम होता है। पाकिस्तान का रुपया लगातार गिर रहा है। पिछले 18 महीनों की बात करें तो इसमें ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। पाकिस्तानी सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ का निधन, बंदूक के दम पर किया था देश पर राज। पाकिस्तानी सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ का दुबई में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुशर्रफ को दिल और उम्र संबंधी कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं थी। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बिना बताए भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध की शुरुआत की थी। उन्होंने सेना अध्यक्ष रहते हुए तख्ता पलटकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी घोषित किया था। उन्हें पाकिस्तान के सबसे भ्रष्ट सैन्य शासकों में गिना जाता है। दावा किया जाता है कि परवेज मुशर्रफ के कारण भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी और ज्यादा गहरी हुई थी। परवेज मुशर्रफ कारगिल युद्ध के वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख थे। कई पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अंधेरे में रखा था। मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को देश से बाहर जाते ही 12 अक्टूबर 1999 में सैन्य तख्तापलट कर दिया था। उस समय नवाज शरीफ श्रीलंका दौरे पर गए हुए थे। पहले तो उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और बाद में खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया।
85 दिन बाद आज खुलेगा खाटू श्याम मंदिर। शाम 4:15 से दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। 1100 से ज्यादा जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा। देश के लाखों श्याम भक्तों को खाटू श्याम मंदिर खुलने का इंतजार सोमवार यानी आज खत्म होने जा रहा है। 85 दिन बंद रहने के बाद आज मंदिर को शाम 4:15 पर भक्तों के दर्शनों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि 22 फरवरी से बाबा खाटू श्याम का लक्खी मेला शुरू होने जा रहा है, जो 4 मार्च को खत्म होगा। ऐसे में अब मेले तक रोज लाखों श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम मंदिर के दर्शनों के लिए आते रहेंगे। खाटू श्याम मंदिर 13 नवंबर से बंद है। बता दें कि मंदिर के विस्तार के लिए मंदिर को आम भक्तों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया था। 2 महीने से ज्यादा समय तक खाटू कस्बे में कई विकास कार्य हुए हैं। खाटू कस्बे में इस बार 75 फीट के मेला ग्राउंड में लगे जिगजैग को 14 लंबी लाइनों में बदला जा चुका है। पूरे ग्राउंड को टीन शेड से कवर किया गया है। पहले यहाँ पर केवल 4 लाइन थी। लाइन बढ़ने से श्रद्धालुओं को आराम मिलेगा। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं की निकासी के लिए कानपुर वालों की धर्मशाला के पास 40 फीट चौड़ा नया रास्ता बनाया गया है। इसके अलावा खाटू कस्बे में कई आम रास्तों की चौड़ाई भी बढ़ाई गई है। इससे यहाँ भीड़ का दबाव ज्यादा नहीं बढ़ सके। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।